अब जो मैंने आपको शॉर्टर मेथड कराया था टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो उसी का यहाँ पे वर्किंग रूल गिवन है दोनों टाइप का। जब एफ ऑफ ए बी आपका जीरो के इक्वल ना हो उसके लिए फर्स्ट वाला, और जब एफ ऑफ ए बी आपका जीरो के इक्वल हो उसके लिए आपके पास सेकंड वाला है। तो ये वर्किंग रूल आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तो आप क्या कर रहे हो, एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चंस कर रहे हो, आपको पता है कि ये वर्किंग रूल, अब यहाँ पे ये वर्किंग रूल आ गया तो इसके आगे वाले क्वेश्चंस इन पे बेस्ड होंगे। तो ये अभी आपको पता है, बट एग्जाम में आपके पास कहाँ से क्वेश्चन आता है, किस एक्सरसाइज से आता है, वो आपको कुछ नहीं पता होता। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इन वर्किंग रूल्स को अच्छे से याद कर लो। जहां पे भी आपको दिख रहा है कि एफ ऑफ ए बी जीरो के इक्वल आ रहा है तो वहां पे ये वर्किंग रूल लगा दो, ठीक है ना। तो सबसे पहला आप ये मैंने आपको समझा ही दिया है कि अगर आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल इस फॉर्म में है, यहाँ पे डी डी डैश का फंक्शन है, यहाँ पे एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई समथिंग है, और उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, जितनी भी आपकी डिग्री है उतने टाइम्स आप इंटीग्रेट कर सकते हो। जो भी आपका एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई उसे आप यू ले सकते हो, तो इजी हो जाएगा इंटीग्रेशन। ये था आपका। सेकंड है कि जब आपका एफ ऑफ ए बी जीरो के इक्वल आ जाता है तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, उस टाइम पे आपको जो भी आपका फंक्शन वहां पे पर्टिकुलर इंटीग्रल की जो भी फॉर्म अवेलेबल है उसको आपको इस फॉर्म में कर लेना है। ये तो एज इट इज रहती है, पर जैसे ये एफ डी डी डैश इस टाइप से होता है ना, तो उसको आप इस फॉर्म में कर लोगे, बी डी माइनस ए डी डैश रेज टू पावर एन, इस फॉर्म में, ठीक है। जैसे ही आपका आया इस फॉर्म में पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो उसके प्लेस पे आप ये पुट कर सकते हो और इसी को ही सॉल्व करके आ जाएगा आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसी के ही बेस्ड पे, इसी वाले वर्किंग रूल के बेस्ड पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 जो हम करते हैं अभी। तो इसमें सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो स्मॉल आर स्मॉल एस स्मॉल, चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको ये सारी नोटेशंस बताई थी। आर का मतलब होता है कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, एस का मतलब होता है कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई, टी का मतलब होता है कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर। तो वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, 2 -1 -3 जो भी है वो सब सेम है। राइट हैंड साइड आपकी क्या हो जाएगी, ई रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर वाई, बेस सेम है डिवाइड में है तो जो आपकी पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई। तो अब आपको ये स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा करना है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज नोटेशंस। अब आते हैं फर्स्ट स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप में आपको सिम्बलिक इक्वेशन लिखनी होती है, इक्वेशन लिखनी होती है सिम्बलिक फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे डी डी डैश आएगा, यहाँ पे डी डैश का स्क्वायर आएगा। लिख लिया आपने, अब तो आपको याद भी होगी। सेकेंड स्टेप में हम लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसके लिए आपको डी के प्लेस पे पुट करना होता है एम, डी डैश के प्लेस पे आपको पुट करना होता है 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डी का स्क्वायर मतलब एम का स्क्वायर, यहाँ पे डी डी डैश है तो माइनस का एम आ जाएगा क्योंकि डी डैश के प्लेस पे हम 1 पुट करते हैं। यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही आप करोगे आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, मिडल टर्म फैक्टराइजेशन से इनको इजिली सॉल्व कर ही सकते हो। मिडल टर्म जैसे ही आपने किया तो 2 फैक्टर्स आए, इसको जब आप 0 से इक्वेट करोगे तो m आएगा आपका 3/2। तो ये हो गया एक्चुअल में आपका m1, ठीक है ना। जब आप m+1 को करोगे तो आपका m2 आएगा -1। तो ये दो आपके यहाँ पे क्या आ चुके हैं, रूट्स आ चुके हैं। अब हम करेंगे अपना स्टेप नंबर 3। अब इतना हमारा आ चुका था, दोनों रूट्स आ चुके थे m1 m2। अब थर्ड स्टेप में हमें लिखना होता है अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो उसका फॉर्मूला आप सभी को पता है, मैं लिख देती हूँ एक बार। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है आपका φ1 y प्लस m1x, ठीक है। जितने भी रूट्स, अब 2 रूट्स हैं तो हम ओनली φ2 तक लिखेंगे, φ2 y प्लस m2x इस टाइप से। तो यहाँ पे यहाँ पे आपका m1 है -1 और m2 है 3/2। तो φ1 y -x और φ2 y प्लस 3/2x, ठीक है। m1 m2 की वैल्यू जस्ट आपको यहाँ पे पुट करनी है। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें दिख रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड सा है थोड़ा। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2y प्लस 3x हो जाएगा। यहाँ पे ये स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि हमने ओरिजिनल फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है इसलिए। तो ये आ गया आपका यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। फोर्थ स्टेप होता है पर्टिकुलर इंटेग्रल का। तो पर्टिकुलर इंटेग्रल की जो भी फॉर्म होती है किस टाइप से होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 1/f डी डी डैश एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, इस फॉर्म में होता है ना, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई मतलब राइट हैंड साइड आपकी गिवन इक्वेशन की। तो वो आपने यहाँ पे लिखी, और जो एफ डी डी डैश था मतलब जेड का जो कोफिशिएंट होता है सिम्बलिक फॉर्म वाली इक्वेशन में, वो आपने यहाँ पे पुट किया। अब जैसे कि आपको पता है अकॉर्डिंग टू केस नंबर 1 टू फाइंड पर्टिकुलर इंटेग्रल, हमें ये जो एक्सपोनेंशियल वाली है इसको किससे कंपेयर करना होता है, ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई से। अब अगर आप कंपेयर करो तो ए की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है -1, ये दो वैल्यूज आती हैं। अब आपको क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना होता है, ठीक है। फिर आपका इजीली सॉल्व हो जाता है। अब 1 और -1 पुट करो, यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका -1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका -3। क्लियर, यहाँ पे +1 होगा क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी है, और 1 इंटू -1 आएगा तो ये +1 हो जाएगा। अब देखो 2 + 1 3, 3 - 3 0 आ गया ना आपका, यही वाला केस जो अभी मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है। तो अब ये केस हम यूज करेंगे। फॉर्मूला यहाँ पे ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, ठीक है। फॉर्म में यहाँ पे और लिख देती हूँ कि किस फॉर्म में आपको बनाना है। फॉर्म हो जाएगी आपकी 1/b माइनस
ए डी डैश रेज टू पावर एन, और यहाँ पे वही एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, और इज इक्वल्स टू में ये सब। तो देखो अभी पहले इस फॉर्म में बना लेते हैं। इस फॉर्म में बनाने के लिए हमें इस पूरे के फैक्टर्स करने पड़ेंगे। फैक्टर्स आप कर लोगे मिडल टर्म फैक्टराइजेशन से। अभी मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस 5th या 6th एग्जाम्पल में कैसे मिडल टर्म करते हैं इस टाइप का, तो आप कर लोगे। जब आप मिडल टर्म करोगे तो डी प्लस डी डैश और 2d माइनस 3d डैश आएगा, ठीक है। उसके बाद अब आपको पता है फॉर्म आपकी होनी चाहिए ऐसे, बी डी माइनस ए डी डैश, तो फॉर्म तो आ चुके हैं यहाँ पे बी डी माइनस ए डी डैश, बी और ए की वैल्यू हम इनसे कंपेयर करके निकाल लेंगे। बट ये दो टर्म्स हैं, तो पहले एक को हम इस पे अप्लाई करेंगे, जैसे ही वो सॉल्व हो जाएगी फिर दूसरी को करेंगे। तो पहले 1 बाय डी प्लस डी डैश को एज इट इज रहने देते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। तो आपने इस पे अप्लाई किया तो आपको पता है कि बी डी माइनस ए डी डैश, बी की वैल्यू आपकी यहाँ पे है 2, ए की वैल्यू है आपकी यहाँ पे 3। ये वाले जो केस है ये अप्लाई करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या फेलियर आ भी रहा है या नहीं। तो हम देखते हैं, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आ गया, तो डी के प्लेस पे आपको ए पुट करना होता है और डी डैश के प्लेस पे आपको बी पुट करना होता है। तो ए है आपका यहाँ पे 1, जब आप कंपेयर करोगे ए रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई से, ए आएगा आपका 1 और बी आएगा आपका माइनस का 1। तो डी के प्लेस पे हम 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 2, माइनस का 3 एज इट इज, डी डैश के प्लेस पे हम पुट करेंगे माइनस का 1, तो 2 और प्लस का 3 5 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, बचा आपका ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई, तो वो हमने एज इट इज रखा। अब हम इसको करेंगे यहाँ पे अप्लाई 1 अपॉन डी प्लस डी डैश को। तो इसमें भी क्या होगा, आपका ए है 1 और बी है आपका -1। आपने यहाँ पे 1 पुट करा, यहाँ -1 पुट करा, हमने करके देखा तो 1 - 1 तो 0 आ रहा है। ये हो गया आपका केस ऑफ फेलियर। तो अब हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला है जो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्म आपकी सेम रहने वाली है जो भी थी। इसके प्लेस में हमें पुट करना है एक्स रेज टू पावर n। तो n मतलब जो भी डिग्री होगी यहाँ पे वो आप देख सकते हो, इसकी रेज टू पावर n, तो यहाँ पे तो 1 ही है, तो x रेज टू पावर 1। उसके बाद है b रेज टू पावर n, n फैक्टोरियल। तो b की वैल्यू अगर आप देखो तो वो क्या है यहाँ पे, अगर हम कंपेयर करें इससे बी डी माइनस ए डी डैश, तो b की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है -1। b की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू है -1। तो इसे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे b रेज टू पावर n, 1 रेज टू पावर 1 1 हो जाएगा, और n फैक्टोरियल मतलब 1 का फैक्टोरियल, फिर एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, तो हमारा ये सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आ चुका है आपका यहाँ पे पर्टिकुलर इंटेग्रल। यहाँ पे बता भी रखा है कि केस ऑफ फेलियर वाला वर्किंग रूल हमने यूज करा है जब एफ ऑफ ए बी किसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल। तो ये आ चुका है हमारा यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन। कैसे लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। ये फॉर्मूला भी लिखना है आपको, काफी सारे एग्जाम्पल्स में नहीं लिखा हुआ बट आपको लिख के आना है एग्जाम में। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया हमारा ये, और पर्टिकुलर इंटेग्रल x इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई, ठीक है। इस एग्जाम्पल में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पे भी आपको दिख रहा है केस ऑफ फेलियर है, ये वाला केस आप इजीली वहां पे अप्लाई कर सकते हो और आप अपना जो सॉल्यूशन है वो निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए आपको अच्छे से समझना है। इजी है वैसे बट हाँ डिफरेंट है, जितने भी अभी हमने 6 एग्जाम्पल करे हैं उनसे। तो स्टार्टिंग के स्टेप्स तो आपके सेम होते हैं। जैसे स्टेप नंबर 1 क्या है आपका, कि आपको इक्वेशन लिखनी है सिंपलिक फॉर्म में। तो इक्वेशन तो ऑलरेडी सिंपलिक फॉर्म में गिवन है। तो अब हम करते हैं स्टेप नंबर 2 से। तो अब स्टेप नंबर 2 होता है आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए आपको डी के प्लेस पे m पुट करना होता है और डी डैश के प्लेस पे 1। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये, और इसको जैसे ही 0 से इक्वेट करते हो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी। अब आपको निकालना है इसके सॉल्यूशन। तो मिडल टर्म से जब आप करोगे तो आपके पास 2 फैक्टर्स आएंगे, m-1 m-1, और जब आप इनको 0 के इक्वल रखोगे तो दोनों ही रूट्स आपके पास आएंगे 1 और 1। तो m1 की वैल्यू हो गई 1 और m2 की भी वैल्यू हो गई 1। अब नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं जिसमें आपको निकालना होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जैसे कि आपको पता है z इज इक्वल टू क्या होता है, phi1 y प्लस m1x होता है। m1 है आपका 1 तो y प्लस x हो जाएगा। अब जैसे कि आपको पता है जब हमारे पास 2 सेम रूट्स होते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म तो हम नॉर्मल लिख देते हैं, फिर हम लगाते हैं साथ में x बिकॉज ऑफ सेम रूट होने की वजह से। अब यहाँ पे आ जाएगा phi2 y प्लस x, ठीक है। ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब आता है हमारा थर्ड स्टेप जहां पे हम निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो उसके लिए पहले हम फॉर्म लिख लेते हैं। फॉर्म कैसे होती है आपकी, 1 बाय जो भी यहाँ पे z का कोफिशिएंट है वो d² माइनस 2d d डैश प्लस d डैश का स्क्वायर, और साथ में हम लिखते हैं अपनी इक्वेशन की राइट हैंड साइड जो कि है 12xy, ठीक है। अब यहाँ पे यूज होगा आपका केस नंबर 3, क्योंकि केस नंबर 3 में ही आपकी इस टाइप की फॉर्म है कि 1 बाय एफ डी डी डैश और साथ में x रेज टू पावर m y रेज टू पावर n समथिंग। तो ये वही है x रेज टू पावर 1 y रेज टू पावर 1। तो केस 3 हम इसमें यूज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखो केस 3 में आपको करना क्या होता है कि इसको ना आपको एक्सपेंड करना है असेंडिंग पार्ट्स में, ठीक है। तो एक्सपेंड करने के लिए हमें वो फॉर्म भी तो लेके आनी पड़ेगी जिससे हम एक्सपेंड कर सके। तो वो फॉर्म पहले हम बनाते हैं, उसके बाद हम एक्सपेंड करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो 1 बाय
तो जब आप इसका मिडल टर्म करोगे आपके पास दो फैक्टर्स आने वाले हैं, डी माइनस डी डैश, डी माइनस डी डैश। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं डी माइनस डी डैश का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स यही आएगा। उसके बाद 12xy एज इट इज है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें ये फॉर्म बनानी है कि जिससे हम एक्सपेंड कर सकें। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो d है इसको मैं कॉमन ले लेती हूँ। अब ऑब्वियसली स्क्वायर है तो d स्क्वायर कॉमन आएगा, आपके पास बचेगा 1 माइनस डी डैश। देखो यहाँ से मैंने d कॉमन लिया, 1 बचा, बट यहाँ पे तो d है ही नहीं। तो d जब मैं कॉमन लूंगी तो वो कैसे लूंगी, यहाँ पे d से मल्टीप्लाई करके और d से डिवाइड करके। तो मल्टीप्लाई वाला तो मैंने कॉमन ले लिया, तो डिवाइड वाला जो बचेगा उसको एज इट इज रखना है। स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा 12xy एज इट इज। अब ये फॉर्म आपकी ऐसी बन चुकी है कि आप कर सकते हो एक्सपेंड। अगर आपने पढ़ा हो 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -2 का एक्सपेंशन, वो क्या होता है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। इसी टाइप से एक्सपेंशन जो है वो जितनी भी टर्म है लास्ट तक चलता रहता है। तो ये एक्सपेंशन हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 1 माइनस एक्स हो जाएगा आपका d डैश बाई डी रेज टू पावर 2, ठीक है। तो यही सेम चीज हम करेंगे यहाँ पे। तो 1 बाई डी स्क्वायर तो आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ पे एक्सपेंशन करते हैं तो पहले उस फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा 1 माइनस डी डैश बाई डी रेज टू पावर 2 है। इसको न्यूमरेटर में ले जाओ तो 1 माइनस डी डैश बाई डी रेज टू पावर कितना हो जाएगा -2। 12xy आपका एज इट इज रहेगा। अब कर देते हैं यहाँ पे एक्सपेंशन, तो 1 बाई डी स्क्वायर एज इट इज। अब देखो यहाँ पे x है आपका d डैश बाई डी, तो 1 प्लस में 2x तो प्लस में 2 इंटू डी डैश बाई डी, प्लस में 3x स्क्वायर तो 3 d डैश बाई डी का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर, प्लस में 4 क्यूब हो जाएगा d डैश का भी और d का भी, ठीक है। प्लस में अप टू ऐसे ही चलता रहेगा आपका ये, ठीक है। और यहाँ पे 12xy है, आपको भूलना नहीं है, ठीक है। 12xy साथ में है। अब आप यहाँ पे क्या देखोगे, 12xy को ना मल्टीप्लाई करो। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे तो आ गया आपका 1 बाई डी स्क्वायर, ठीक है। 12xy को 1 से मल्टीप्लाई किया 12xy आया। उसके बाद यहाँ पे है 2 डी डैश बाई डी। अब जैसे कि आपको पता है 1 बाई डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 12xy का आपको इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे x और y ओनली 1 टाइम है, तो एक ही टाइम सिर्फ इंटीग्रेशन हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस में 2 डी डैश बाई डी रेज टू यहाँ पे 12xy, ठीक है। तो यहाँ पे एक टाइम इंटीग्रेशन हो सकता है। अब यहाँ पे देख रहे हो डबल टाइम है, चाहे वो इंटीग्रेशन है या फिर डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू y। अब देखो y है तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन भी करोगे तो 1 टाइम हो सकता है, नेक्स्ट टाइम 0 आएगा। जैसे आपने 12xy का y के रिस्पेक्ट में करा डिफरेंशिएशन तो 12x आया, 12x का दोबारा y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0। तो यहाँ से आगे वाली टर्म सारी 0 हो जाएंगी, तो हमारे पास आएगा ये। अब इतना हमारा आ चुका था यहाँ पे, तो 1 बाई डी स्क्वायर यहाँ पे रहेगा आपका 12xy। अब देखो इतना आप कर सकते हो यहाँ पे कि d डैश मतलब क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ओनली 12x आएगा। तो यहाँ पे 1 बाई डी तो आपका एज इट इज रहेगा। 12x आया, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आएगा 24x। तो आपने यहाँ पे इतना कर दिया, धीरे धीरे सॉल्व करते रहना है, ठीक है। अब ये जो 1 बाई डी स्क्वायर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ से 1 बाई डी स्क्वायर 12xy, यहाँ से आ जाएगा आपका 1 बाई डी क्यूब, क्योंकि एक बार जो डी है वो पहले से है अंदर, 24x। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि 1 बाई डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब आपको इंटीग्रेशन करना है। 1 बाई डी स्क्वायर है तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करना है 12xy का, ठीक है। और यहाँ पे आप लगा दोगे किसके, x के रिस्पेक्ट में, तो dx ऐसे लगा दोगे। उसके बाद प्लस में 1 बाई डी क्यूब है तो 3 टाइम करना है आपको 24x का, और यहाँ पे dx ऐसे 3 टाइम्स लगा दोगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन आपको आता ही है, 12 कांस्टेंट है बाहर रखा और y भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर रखा। 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करना है x का। तो जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो x स्क्वायर बाई 2 आएगा, अगले टाइम करोगे तो x क्यूब बाई 3 आएगा। मैं करके दिखा देती हूँ। पहले टाइम करा x का तो x स्क्वायर बाय 2 आया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 3 बार है, तो आपने फर्स्ट टाइम किया 24 तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, x का इंटीग्रेशन फर्स्ट टाइम किया तो x स्क्वायर बाय 2 आया, dx अभी भी बचा रहेगा। अब यहाँ पे देखो 12y x, अब ये 2 है, इसको भी बाहर ले लो। x स्क्वायर का जब अगेन इंटीग्रेशन करोगे आएगा x क्यूब बाय 3, ठीक है। यहाँ से 3 4 इज 12, 2 2 इज 4। जितना सॉल्व हो रहा है करते रहो, इसी टाइप से करना है। अब ये जैसे 2 है तो इसको आपने बाहर ले लिया 24 बाई 2। अब देखो x स्क्वायर का आपको 2 टाइम्स करना है, तो जब आप x स्क्वायर का करोगे तो x क्यूब बाय 3 आएगा। इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करोगे तो आपका आएगा यहाँ पे x की पावर 4 बाई 4, और एक ये 3 पहले से था तो मतलब x की पावर 4 बाई 12। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x रेज टू पावर 4 बाई 12। तो यहाँ से 2 इंटू 12 24 और ऊपर भी 24, तो ये तो हो गया कैंसिल।
क्या बचेगा अब आपका, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ से बचा आपका 2x³ और यहाँ से बचा ओनली आपका x⁴ और ये आ चुका है आपका क्या, पर्टिकुलर इंटेग्रल। ठीक है, तो ये वाला जो था केस 3 पर बेस्ड था और काफी डिफरेंट था प्रीवियस एग्जाम्पल से, क्योंकि प्रीवियस वाले एग्जाम्पल्स में डिफरेंट केसेस यूज हो रहे हैं। तो आपने ये भी देख लिया कि केस 3 का यूज करके कैसे आप एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, केस 3 में आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा, 12xy था राइट हैंड साइड में, मतलब x⁴ समथिंग y⁴ समथिंग, तो उसमें आपका केस 3 यूज होगा। स्टार्टिंग के स्टेप्स आपके सेम हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पर्टिकुलर इंटेग्रल में ही चेंज आता है, अगर जैसे जैसे आपके केसेस चेंज होते हैं, सिर्फ पर्टिकुलर इंटेग्रल में चेंज आता है, तो उसमें आपको एक्सपेंशन करना है। ये चीज आप ध्यान रखो, जैसे ही x⁴ समथिंग y⁴ समथिंग आता है, आपको एक्सपेंशन करना है, और एक्सपेंशन करने के लिए वो फॉर्म बनानी पड़ेगी, तो वो फॉर्म बनानी है, उसके बाद एक्सपेंशन करके आपका क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटेग्रल। अब एट लास्ट आपको लिखना होता है जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला पहले आप लिखोगे, जो कि होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था हमारा, φ1 y प्लस एक्स, फिर था x, φ2 y प्लस एक्स, और अभी ये पर्टिकुलर इंटेग्रल जो है वो लिख देंगे 2x³ y प्लस x⁴। So this completes your example number 7. If you have any doubt, then please do comments in the comment section. Let's move on to example 8. एग्जाम्पल नंबर 8 में भी आपको ऐसे इक्वेशन गिवन है, इसे आपको करना है सॉल्व। ये थोड़ा लेंथी एग्जाम्पल है, क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हो इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है उसमें एक्सपोनेंशियल एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों टर्म क्या है, मिक्सअप है, तो इसे हमें थोड़ा मतलब लेंथी तो होगा ये सॉल्व करने में। तो यहाँ से जो अपने स्टेप्स हैं वही करना है। सबसे पहले सिंपलिक फॉर्म में इक्वेशन ऑलरेडी आपको गिवन है, वो लिख लिया आपने। स्टेप नंबर 2 होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में डी के प्लेस पे आपको पुट करना होता है m, और डी डैश के प्लेस पे आपको पुट करना होता है 1, तो वो किया आपने यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा m³ m² माइनस m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको इसके रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स कैसे निकालोगे, फर्स्ट 2 टर्म्स में से आप m² कॉमन ले लो। ठीक है, किस तरीके से करोगे, देखो फर्स्ट 2 टर्म्स में से m² कॉमन लिया, बचा m+1, लास्ट 2 में से -1 कॉमन लिया, बचा m+1। अब इन दोनों में से m+1 कॉमन ले लो, तो एक फैक्टर ये इधर से आएगा m² -1, तो दूसरा फैक्टर ये m² -1, तो 1 को आप ऐसे लिख सकते हो 1 का स्क्वायर। यहाँ पे आप लगाओगे a² माइनस b², जो कि होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो टोटल जो फैक्टर्स आएंगे वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, a प्लस बी मतलब m+1, a माइनस बी मतलब m-1, और ऑलरेडी आपका m+1 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके जो रूट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे, एक आ जाएगा आपका 1 जब m-1 इज इक्वल्स टू 0 करोगे, तो दूसरा आएगा आपका -1, तीसरा भी आएगा -1। आप देख सकते हो 2 -1 है, 1 1 है। तो थर्ड स्टेप में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना होता है वो आपने लिख लिया यहाँ पे। तो पहले जो डिफरेंट वाला है उसका लिख लो। डिफरेंट है क्या आपका 1, तो φ1 y प्लस एक्स हो जाएगा। अब दो रूट है सेम, -1 और -1, तो φ2 y माइनस एक्स, और जब दो रूट सेम होते हैं तो आप x लगा के लिखते हो φ3 y माइनस एक्स। अगर एक और -1 होता तो हम लिखते प्लस का x² φ4 y माइनस एक्स। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ स्टेप पे, जो कि होता है पर्टिकुलर इंटेग्रल, और यही आपका क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टेप होता है। तो इसमें आपने फॉर्म तो लिख ली पर्टिकुलर इंटेग्रल की, 1/this, एंड जो भी आपका राइट हैंड साइड होता है इक्वेशन का वो। अब इसको भी आपने इस तरीके से फैक्टराइज कर लिया है। ठीक है, इसमें भी आप क्या करोगे, जैसे मैंने आपको अभी ये बताया वैसे ही, पहले 2 टर्म्स में से आप d² कॉमन ले लो, लास्ट के 2 टर्म्स में से आप d डैश का स्क्वायर कॉमन ले लो। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे पहले 2 टर्म्स में से d² कॉमन लोगे तो d प्लस डी डैश बचेगा, लास्ट के 2 टर्म्स में से d डैश स्क्वायर कॉमन लोगे तो d प्लस डी डैश बचेगा। अब इन दोनों में से d प्लस डी डैश कॉमन ले लो, तो आपके पास बचेगा d² माइनस का d डैश स्क्वायर। अब इस वाले पे आप a² माइनस b² लगा सकते हो, तो d प्लस डी डैश एज इट इज, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी, और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी। तो ये 3 फैक्टर्स आ गए आपके। देख रहे हो आप 2 फैक्टर सेम है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो d प्लस डी डैश का होल स्क्वायर, तो वही लिखा हुआ है, और d माइनस डी डैश। पता चल गया आपको कैसे फैक्टर्स करें। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो एक्सपोनेंशियल भी है, कॉस भी है, तो केस कौन सा लगाओगे आप। अब फर्स्ट 3 केसेस तो आपके एप्लीकेबल हो ही नहीं सकते, आप लगाओगे यहाँ पे केस 4, क्योंकि केस 4 में हमें क्या बताया रहता है कि जो आपकी राइट हैंड साइड होगी, जो आपका पर्टिकुलर इंटेग्रल होगा, वो क्या होगा, एक्स और वाई का फंक्शन, और एक्चुअल में एक्स और वाई का ही फंक्शन है। तो यहाँ पे हम केस 4 लगाएंगे, तो उसका एग्जाम्पल आप ऑलरेडी कर चुके हो, अब यहाँ से आपके लिए बहुत ईजी है। तो केस 4 कैसे लगाते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है आपके पास, 1/d प्लस डी डैश का होल स्क्वायर, 1/d माइनस डी डैश। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे
एक एक करके आप अप्लाई करोगे। तो ये आपने एज इट इज रखा 1/d माइनस डी डैश आपने अप्लाई किया इस पे। अप्लाई कैसे करते हैं, फॉर्म आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, केस नंबर 4 आपके पास होते हैं फॉर्म 1/d माइनस एम डी डैश एफ ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ से पहले तो आप m की वैल्यू निकाल लो, ये वैसे फॉर्म यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, जब आप कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू 1 आ गई। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि जैसे ये फॉर्म आ जाती है, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स सी माइनस एम एक्स। तो इंटीग्रेशन, ये जो भी आपका फंक्शन है यहाँ पे ई रेज टू पावर एक्स कॉस 2y, इसमें आपको जस्ट ये चेंज कर देना है कि y के प्लेस पे c माइनस एम एक्स लिखना है। तो पहले मैं c माइनस एम एक्स की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो y इज इक्वल टू c माइनस m की वैल्यू है 1, तो 1x आपका x रहेगा, तो y के प्लेस पे आपको लिखना है c माइनस x। तो यहाँ पे क्या आपका ई रेज टू पावर x cos 2y, तो ई रेज टू पावर x cos 2y के प्लेस पे रखना है c माइनस एक्स। तो 2 को पहले c माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो 2c माइनस 2x आएगा। वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इंटीग्रेशन है तो dx भी आएगा। अब इसमें ये टर्म जो है आपकी एज इट इज रहेगी। अब आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि अगर आप सॉल्व करने बैठ गए इस इंटीग्रेशन को तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और कुछ गलती भी हो सकती है। जैसे आईलेट वाले से अगर आप सॉल्व करोगे तो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रख लेना है, जो कि आपके पास ये, अगर आपके पास इंटीग्रेशन आता है ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी का, तो उसका ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखते हैं। तो पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं। यहाँ पे है ई रेज टू पावर ए एक्स और यहाँ पे ई रेज टू पावर एक्स, तो मतलब ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, ठीक है। उसके बाद है कॉस 2c माइनस 2x, यहाँ पे है कॉस बी एक्स प्लस सी, तो बी एक्स, बी की तो हो गई -2, क्योंकि x के साथ वाला b है, x के साथ वाला है -2, तो यहाँ पे b की हो गई -2। और अगर मैं c की वैल्यू निकालूं तो c के प्लेस पे आपका यहाँ पे है 2c, तो c के प्लेस पे आपको क्या पुट करना है 2c। तीनों वैल्यूज आ गई। अब आपको जस्ट इस फॉर्मूले में पुट करनी है। जैसे ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ई रेज टू पावर ए एक्स मतलब 1x, तो ई रेज टू पावर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर हो जाएगा 1, b का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 1 + 4। उसके बाद है a cos bx प्लस सी, तो a तो 1 है, cos bx प्लस सी, b है आपका माइनस का 2x, ठीक है, और c है 2c, तो 2c माइनस 2x लिख सकते हैं। फिर है प्लस का b मतलब माइनस का 2, b तो -2 है, साइन bx प्लस सी, अगेन साइन bx मतलब -2x और प्लस सी मतलब 2c। तो इस तरीके से आप इस इंटीग्रेशन को कर सकते हो सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो वही सेम, ये टर्म तो आपने एज इट इज रखी थी, इसके नीचे डिनोमिनेटर में आया था 1 + 4, तो 5 हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारे पास क्या आया था cos 2c माइनस 2x, ठीक है। आपको पता है कि हमें c तो रखना ही नहीं होता है, c के प्लेस पे हमें चेंज कर देना होता है, और वो भी हमें केस 4 में गिवन है कि c के प्लेस पे आपको रखना होता है y प्लस एम एक्स। यहाँ पे m है हमारा 1, तो हम y प्लस एक्स रखेंगे c के प्लेस पे। तो जहाँ पे भी प्रीवियस वाले जो भी हमारी टर्म आई थी, जहाँ पे भी आपको c दिखता है उसके प्लेस पे आपको रखना है y प्लस एक्स। अब जैसे cos 2c था तो 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। तो cos 2y प्लस 2x माइनस 2x था, माइनस का 2 साइन 2c माइनस 2x, तो माइनस का 2 साइन 2c रखा माइनस का 2x। अब देखो -2x प्लस 2x कैंसिल, सेम हियर। अब जो बचे हैं आपके यहाँ पे बचेगा cos 2y माइनस का 2 साइन 2y, तो वो लिख लिया आपने यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, जो अभी तक आपने किया है इतने स्टेप्स में वो फिर से रिपीट करना है। क्यों करना है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे 1/d प्लस डी डैश का होल स्क्वायर, तो इसको हमने क्या किया अलग अलग करके हमें अप्लाई करना है। तो 1 पार हमने बाहर रखी और जो एक और था 1/d प्लस डी डैश, उनको इन दोनों टर्म्स के साथ कर दिया मल्टीप्लाई, ई रेज टू पावर एक्स को भी कर दिया मल्टीप्लाई, 1/5 जो था वो बाहर रह गया। अब आप देख रहे हो दोबारा से एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक वाली जो टर्म्स हैं वो साथ में आ चुकी हैं। तो अब तक जैसे करा था सेम एज इट इज वैसे ही आपको करना है। तो 1/5 1/d प्लस डी डैश एज इट इज रहेगा। आप देख सकते हो केस नंबर 4 का जब आप यूज करोगे तो जब इस टाइप के आपके पास फॉर्म आ जाए 1/d माइनस एम डी डैश एफ ऑफ एक्स वाई करके, पहले तो आप उसकी वैल्यू निकालो। यहाँ से m की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो वो होगी आपकी -1, क्योंकि फॉर्म होती है 1/d माइनस एम डी डैश, और यहाँ पे है 1/d प्लस डी डैश, तो m की वैल्यू तो -1 हुई, तो पहले आप वैल्यू निकाल लोगे। तो जब इस टाइप की फॉर्म आती है तो आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स सी माइनस एम एक्स। तो यहाँ पे जो फंक्शन है आपका बस क्या चेंज होगा, y के प्लेस पे आपको c माइनस एम एक्स रखना है। अब m की वैल्यू -1 है तो y के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, c माइनस एम एक्स होता है। अब m की वैल्यू -1 हो गई तो c प्लस एक्स, तो y के प्लेस पे अब आप क्या रखोगे, c प्लस एक्स रखोगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि e रेज टू पावर एक्स cos 2y है, तो
तो 2 को c प्लस एक्स से करोगे 2c प्लस 2x, इंटीग्रेशन है तो dx आएगा, माइनस का 2 एज इट इज, यहाँ पे है ex साइन 2y, तो ex साइन 2y, ठीक है। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करके साइन के साथ रख दिया, dx आएगा क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन है। ये वाला सब एज इट इज। इस वाले टर्म में तो आपका प्रीवियस फॉर्मूला लग जाएगा जो मैंने बताया था। यहाँ पे पहले एबीसी की जो वैल्यू है वो आप निकाल लो, तो यहाँ पे एबीसी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 1, वो मैं बता देती हूँ क्योंकि ई रेस्ट पार ए एक्स होता है, यहाँ पे ई रेस्ट पार एक्स है तो वैल्यू हो जाएगी 1। अब बात आती है बी और सी की, आपके पास होता है कॉस बी एक्स प्लस सी, कॉस बी एक्स, तो बी तो हो गया 2 और सी हो गया यहाँ पे 2c, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीवियस वाला जो फॉर्मूला था वो अप्लाई कर दो कि वैल्यूज मैंने आपको बताई थी। उसके बाद आता है माइनस का 2, ये वाला इंटीग्रेशन, तो इसके लिए भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है जो कि आपके पास ये, इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना पड़ेगा। प्रीवियस वाले में और इसमें आप रिलेट करके अच्छे से याद रख सकते हो क्योंकि प्रीवियस वाले में यहाँ पे था कॉस और यहाँ पे है साइन, तो चेंज सिर्फ इतना ही आएगा कि यहाँ पे कॉस, पहले प्रीवियस वाले में कॉस था, यहाँ पे साइन हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था प्रीवियस वाले में माइनस हो जाएगा और कॉस था अगेन साइन हो जाएगा। तो आप रिलेट करके याद करोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। तो इस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे मैं एबीसी की वैल्यू आपको बता देती हूँ। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 2c, सेम पहले वाले की तरह, तो वो आप पुट कर दोगे यहाँ पे कंप्लीट फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा। अब हम आगे करते हैं। अब जो भी आपकी सारी इक्वेशन आ गई थी ये तो सब एज इट इज है, 1/5 1/d प्लस डी डैश, ये सब एज इट इज है। ए रेज टू पावर एक्स अपॉन में था 1 + 4 तो 5 हो जाएगा। अब था आपके पास cos 2c प्लस 2x। अब आपको पता है c के प्लेस पे हमें चेंज करना ही होता है, हम एज इट इज तो रख ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, c के प्लेस पे हम रखते क्या है, y प्लस mx रखते हैं। आपको पता है m है आपका -1, तो c के प्लेस पे हम रखेंगे y माइनस x, तो cos 2c प्लस का 2x, तो यहाँ पे 2c है तो 2y माइनस 2x हो जाएगा, 2y माइनस 2x प्लस का 2x। सेम इस वाले में था 2 साइन 2c प्लस 2x, तो 2 साइन 2c की वैल्यू रखी प्लस 2x, यहाँ पे ये कैंसिल होते रहेंगे, -2x प्लस 2x। उसके बाद यहाँ पे था आपके पास क्या, माइनस का 2/5 ई रेज टू पावर x, ये तो सेम है, साइन 2c प्लस 2x, तो साइन 2c प्लस 2x माइनस 2 कॉस 2c प्लस 2x, तो 2x तो सारे कैंसिल ही हो जाएंगे, जो भी बचेगा आपने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। जो भी यहाँ पे बचा है cos 2y है, फिर 2 साइन 2y है, -2/5 ई रेज टू पावर x साइन 2y, ये सब आपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ये दोनों टर्म्स तो आपकी कैंसिल हो जाएंगी, सेम एंड अपोजिट इन साइन। यहाँ पे है 1/5 ऑफ दिस और यहाँ पे 4/5 ऑफ दिस, ये दोनों भी सेम है, तो 1/5 और 4/5 को जब आप ऐड करोगे तो 5/5 आएगा, मतलब 1, तो 1 ई रेज टू पावर एक्स cos 2y, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, जो 2 बार हमने सेम प्रोसेस रिपीट करा है केस 4 का, वो अब यहाँ पे करना है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो वापस से एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ आ गया है और एक टर्म भी हमारे पास बची है अप्लाई करने के लिए। तो आप क्या करोगे, जैसे कि आपको पता है कि फॉर्म होती है आपकी क्या, 1/d माइनस md डैश f ऑफ एक्स वाई, तो सेम वही फॉर्म है। m की वैल्यू हम लिख लेते हैं, यहाँ से आएगी -1, ठीक है। f ऑफ एक्स वाई है आपका ये। जब ये फॉर्म आपके पास आ जाए तो आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन f ऑफ x c माइनस mx, मतलब ये आपके पास होता है फंक्शन, तो x जहाँ पे है वो तो सेम रहेगा, बट y के प्लेस पे आप रखोगे c माइनस mx, तो y के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे c माइनस mx है, तो m की वैल्यू है -1, तो c प्लस x हो जाएगा। तो y के प्लेस पे आपको रखना है c प्लस x और 2 है साथ में, तो 2c प्लस 2x हो जाएगा। अब ये सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है जो कि हम 2 टाइम कर चुके हैं कॉस वाला। तो जब आप वो फॉर्मूला यूज करोगे सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दोगे, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 2c, तीनों वैल्यूज मैंने आपको बता दी, जस्ट आपको पुट करनी है। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो e रेज टू पावर x बाय 5, 5 5 इज 25, यहाँ पे 2c प्लस 2x है, 2c प्लस 2x एक्चुअल में वैल्यू किसकी है, 2y की। अब देखो y की वैल्यू है c प्लस x, अगर मैं दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो यही हो जाएगा ना, तो 2c प्लस 2x किसके इक्वल हो गया, 2y के इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे cos 2y प्लस में 2 साइन 2y। ये आ चुका है आपका यहाँ पे पर्टिकुलर इंटेग्रल। देखो हमने पर्टिकुलर इंटेग्रल ना 3 पार्ट्स में निकाला है। स्टार्टिंग में हमारा पर्टिकुलर इंटेग्रल जो आ गया था उसमें 3 फ्रैक्शंस थे, एक तो था 1/d प्लस डी डैश का होल स्क्वायर, तो 2 तो उसके हो गए, एक था 1/d माइनस डी डैश, इसलिए हमें 3 टाइम्स करना पड़ा केस 4 का यूज करके, ठीक है। देखो 3 टाइम्स 4 टाइम्स वो बात अलग है, अगर एक बार आपको मेथड समझ में आ गया तो वही मेथड अप्लाई करना है फिर आप कर सकते हो। और इस एग्जाम्पल में इंपॉर्टेंट है ये वाले जो फॉर्मूले हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको याद नहीं होंगे तो फिर आप वो वाला आईलेट वाले से सॉल्व करोगे यूवी मान के, तो उसमें मिस्टेक होने के भी चांसेस हैं और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है वो, ठीक है। तो आपको बेस्ट है कि आप ये फॉर्मूला याद कर लो, दोनों कॉस वाला भी और साइन वाला भी। अब यहाँ पे आ चुका है पर्टिकुलर इंटेग्रल। एट लास्ट हम क्या लिखते हैं, जनरल सॉल्यूशन, फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे डाला आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दिस इज योर पर्टिकुलर इंटेग्रल, अभी निकाला है, तो ये हो चुका है आपका एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट।
ठीक है। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपको मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 में भी आपको इस तरीके से इक्वेशन गिवन है और इसे करना है आपको सॉल्व। तो राइट हैंड साइड आप देख के पता लगा सकते हो, दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो वेरी लेंथी, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक भी है टर्म और यहाँ पे पार्स वाली भी टर्म है, एक्स रेज टू पार समथिंग, वाई रेज टू पार समथिंग, तो इसमें जो है काफी ज्यादा ही लेंथी होने वाला है। तो सबसे पहले अपने बेसिक स्टेप्स कर लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने सिंबलिक फॉर्म में लिखा, फिर सेकेंड स्टेप होता है आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए डी के प्लेस पे आप एम पुट करते हो, डी डैश के प्लेस पे 1, तो यहाँ पे एम क्यूब हो जाएगा, -7m हो जाएगा, माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0। फिर आपको निकालना होता है क्या, रूट्स। अब जो आप यहाँ पे रूट्स निकालोगे इस इक्वेशन के, वो निकालोगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। कैसे, आप m के प्लेस पे -1 पुट करके देखो, तो m क्यूब है तो -1 का क्यूब -1 होगा। उसके बाद -7, m के प्लेस पे अगेन -1 -6, अब -1 और यहाँ पे हो जाएगा +7, -1 + 7 6, 6 - 6 0। मतलब जब आपने m को -1 के इक्वल रखा तो आपका क्या आ गया, 0। दैट मीन्स एक रूट तो आपका ये हो गया, m इज इक्वल्स टू -1। अब आपको क्या करना है, ये -1 आप इधर लाओगे तो m+1 हो जाएगा, तो ये आपका एक फैक्टर बन चुका है इस पूरे इक्वेशन का। तो आपको इस इक्वेशन को डिवाइड करना है m+1 से। जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास एक और टर्म आएगी, उसका जब आप मिडल टर्म करोगे तो आपके पास ये 2 रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। करके देखना, कोई डाउट है बता देना। जो मेन चीज थी कैसे करना है वो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है। अब करते हैं थर्ड स्टेप, जो कि होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। तो जैसे ही 3 रूट्स आए, आप क्या करोगे, तीनों डिफरेंट रूट्स हैं, तो phi1 y - x, y + m1x होता है, यहाँ पे m1 है आपका -1 तो y - x, फिर phi2 y - 2x, phi3 y + 3x। उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है पर्टिकुलर इंटीग्रल का। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा, फॉर्म आपने लिख ली यहाँ पे, जो भी फॉर्म होती है 1/, जो भी f d d डैश होता है f(x, y) वो सभी आपने लिख लिया। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक तो है अकेली ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म और दूसरी जो है वो है सारी एक्स रेज टू पार समथिंग वाली, वाई रेज टू पार वाली। तो इनको आपने सेपरेट कर लिया, इसके साथ इसको किया मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब दोनों को इसको दोनों के साथ सेपरेट कर दिया। अब आप देखते हो कि आपका कौन सा था, वो केस नंबर 3, जिसमें एक्स रेज टू पार समथिंग और वाई रेज टू पार समथिंग वाली फॉर्म्स होती हैं। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एक्सपेंशन से। तो एक्सपेंशन के लिए हमें वो फॉर्म भी बनानी पड़ेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ से हमने क्या ले लिया, डी क्यूब जो है वो कॉमन ले लिया। डी क्यूब जैसे ही आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। यहाँ पे तो ओनली डी है, तो दैट मीन्स हमें तो डी क्यूब कॉमन लेना है, मुझे डी स्क्वायर की जरूरत है। तो आपने क्या किया, यहाँ से डी स्क्वायर से डिवाइड किया और डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ डी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से तो मैंने डी क्यूब कॉमन ले लिया, 1 आ गया, बट यहाँ पे तो डी क्यूब नहीं है, तो मैंने क्या किया, डी क्यूब से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, डी क्यूब से डिवाइड, मल्टीप्लाई वाला तो कॉमन आ गया, डिवाइड वाला ये रहा। उसके बाद यहाँ पे भी डी क्यूब नहीं है तो डी क्यूब से मल्टीप्लाई किया, जो कि कॉमन आ गया, और डिवाइड वाला ये रहा, ठीक है। उसके बाद ये सब एज इट इज, ये आपका सेम रहेगा, इसे हम अलग से सॉल्व करेंगे। अब आपके पास यहाँ पे 2 टर्म्स आ चुकी हैं, इस वाले को ले लिया आपने I1 और इस वाले को ले लिया आपने I2। अब इनको आप सेपरेट करके सॉल्व करोगे, क्योंकि अगर ऐसे आप सीरीज में ऐसे सॉल्व करते रहोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि काफी ज्यादा लेंथी होने वाले हैं। तो हमने इसको ले लिया I1, तो पहले हम I1 को सॉल्व करते हैं। लिख दिया यहाँ पे I1 इज इक्वल्स टू दिस, कंप्लीट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे होगा एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन के लिए आपको पूरी प्रॉपर फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो ये वाली जो टर्म है डिनोमिनेटर में से आप न्यूमरेटर में लेके गए, उससे पहले जब आप यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो इसकी पावर है 1 तो -1 हो जाएगी। वही सेम चीज यहाँ पे हुआ, ये सब आपका एज इट इज। अब यहाँ पे जो आप एक्सपेंशन लगाओगे वो एक्सपेंशन लगाओगे 1 - x रेज टू पावर -1 का, 1 माइनस ये x हो गया आपका रेज टू पावर -1। इसका एक्सपेंशन मैं आपको बता देती हूँ, वो होता है 1 + x + x² + x³, ऐसे ही चलता रहता है एक्सपेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अप्लाई किया, तो 1 + x, यहाँ पे प्लस का x², वो सब आगे लिख दोगे आप, ठीक है। तो आपको अब करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में 1/d³ को, और ये जो टर्म दिख रही है इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब इसको इसके साथ करोगे तो सेम यही टर्म आएगी, और 1/d³ को भी करोगे तो 1/d³ इसके आगे लग जाएगा। उसके बाद है 7d² अपॉन d²। तो ये समझो ऐसे ही एज इट इज, 7d² अपॉन d²। जब d³ को करोगे तो d² और d⁻³ d⁻5 हो जाएगा, ये टर्म सारी एज इट इज। उसके बाद है 6d⁻³ तो 6d⁻³ यहाँ पे है d⁻3 और यहाँ पे भी है d⁻3। जब मल्टीप्लाई करोगे तो d⁻6, बाकी सब आपका यहाँ पे एज इट इज, ठीक है। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। ये बहुत आसान होने वाला है क्योंकि हमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये तो आता ही है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे 1/d³, तो एक एक करके करोगे। 1/d³ को ना आप ऐसे लिख लोगे 1/d इंटू 1/d इंटू 1/d, मतलब 1/d मीन्स 1 टाइम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। जब वो इंटीग्रेशन हो जाएगा दोबारा करोगे उसका ये ऑपरेट हो जाएगा, उसके बाद फिर करोगे तो ये ऑपरेट हो जाएगा। तो 1/d आपने ऑपरेट किया तो 1/d² बचा। यहाँ पे एक एक टाइम इंटीग्रेशन करो,
तो क्या आएगा, और x के रिस्पेक्ट में करना है, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, यहाँ पे वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 और वाई स्क्वायर कांस्टेंट था वो, वाई क्यूब कांस्टेंट है कंप्लीट, तो वाई क्यूब बाहर आ जाएगा, बचेगा यहाँ पे आपका dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो एक्स वाई क्यूब आ गया, ये कंप्लीट। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है पहले है d डैश का स्क्वायर, मीन्स आपको सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होगा 2 टाइम्स, तो 7d रेज टू पावर 5 आपका एज इट इज, ठीक है, 7/d रेज टू पावर 5, y के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करो, ये तो हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2xy, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ अभी मैं, क्योंकि एक टाइम जैसे डिफ्रेंसिएशन करोगे तो x तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर का 2y, तो 2xy हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 3y स्क्वायर, एक और टाइम करोगे तो अब फिर से करो, 2x कांस्टेंट है, y का 1, तो 2x आ गया, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, y स्क्वायर का होगा 2y, तो 3 इंटू 2y इज 6y, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे है d डैश का क्यूब, मतलब इसका हमें करना है 3 टाइम्स, तो 2 टाइम्स जो हमने यहाँ पे किया वो सेम रहेगा, इसका दोबारा से करो, मतलब समझो इस चीज को, ये दोनों चीज सेम है, 2 टाइम्स हम यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं, ये आया, इसको एक और टाइम कर देंगे तो यहाँ वाला रिजल्ट आ जाएगा। अब ये तो हो जाएगा 0, 6y का करेंगे तो आपका आएगा 6। अब आपको ये पता चला होगा कि इसके आगे की टर्म्स हमने क्यों नहीं लिखी, क्योंकि इसके आगे जब हम डिफ्रेंसिएशन करते तो वो हो जाता 0, सारे टर्म्स यहाँ पे इससे आगे की हो जाती 0 0 0 इस टाइप से, तो इसलिए हमने नहीं लिया। ये हो गया आपका सॉल्व। अब आप क्या करोगे, जितनी भी टर्म्स है 1/d फिर से ऑपरेट करो, मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे जितनी भी टर्म्स हैं इन सभी का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे इनका तो कुछ और टर्म्स आएंगी, फिर बचेगा 1/d, तो एक बार फिर से इंटीग्रेशन करोगे तो ये टर्म्स आएंगी। एग्जाम्पल 8 में मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ, एग्जाम्पल 8 नहीं सॉरी 7 में आया था, मे बी मैंने आपको पूरा प्रॉपर करके दिखाया था ना इंटीग्रेशन वगैरह, तो इंटीग्रेशन तो आप कर ही सकते हो। यहाँ पे 1/d रेज़ टू पावर 5 है, मतलब इस टर्म का, ये जो टर्म है इसका आपको 5 टाइम्स इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे आपको 6 टाइम्स इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे तो आपका सिंपल ही है, ये कांस्टेंट है, तो 6 6 36, ये तो आपका बाहर रहेगा। इंटीग्रेशन में जो भी आप 6 टाइम करोगे 1 2 3 4 5 6, ओनली आपका dx dx होगा, तो dx dx इन सभी का तो x होते रहता है, तो 6 टाइम आपका ओनली x आएगा, तो x रेज़ टू पावर 6, और जो डिनोमिनेटर में आएंगे सारे वो यहाँ पे, तो ये आप सॉल्व करके यहाँ पे लिख सकते हो, मल्टीप्लाई वगैरह करके जो भी होगा ये आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद एक स्टेप और करना है आपको, ये कट्टा वगैरह करके, जैसे 5 5 से 25 और 5 को 72 से करोगे तो 360, ठीक है। और बाकी और कुछ यहाँ पे कट हो नहीं रहा, तो ये हो गया आपका सॉल्व, क्या फर्स्ट वाला जो हमने I1 लिया था उसका पर्टिकुलर इंटेग्रल आपके पास आ चुका है। अब हम करेंगे I2 के लिए सॉल्व, तो I2 आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसके लिए आप प्रॉपरली अच्छे से ध्यान से देखोगे। अब I2 को फाइंड करने के लिए मैं आपको ये वाला मेथड करा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये वाला मेथड ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। अगर आपको ये मेथड भी करना है तो डू कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पे I2 क्या था आपका 1/, वो प्रॉपर में लिख देती हूँ जो था 1/d³ माइनस 7d डैश का स्क्वायर माइनस 6d डैश का क्यूब, ये था आपका, ठीक है। अब आपको पता है कि जहाँ पे भी कॉस साइन वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं तो आप होमोजीनियस पूरी एक टर्म बना के उसके प्लेस पे आप पुट कर सकते हो, है ना। कैसे था, जैसे डी स्क्वायर के प्लेस पे आप पुट कर सकते हो माइनस का m स्क्वायर, और डी डैश के प्लेस पे आप पुट कर सकते हो माइनस का mn, और डी डैश स्क्वायर के प्लेस पे आप पुट कर सकते हो माइनस का n स्क्वायर, इस टाइप से। तो वो चीज़ हमें बनानी है, तो उसके लिए आपको करने पड़ेंगे फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स आप कैसे भी कर सकते हो, मिडल टर्म से, हिट एंड ट्रायल से, जैसे भी आपको सही लगे। तो आपको इस तरीके से फैक्टर्स करने हैं कि स्क्वायर वाली टर्म्स आपकी एक साथ आ जाए, और जो भी आपकी दूसरी टर्म बचेगी उसको आपको साइड में रखना है। तो स्क्वायर वाली में आप इजीली क्या कर सकते हो, देखो cos mx प्लस एनवाई, cos mx प्लस एनवाई से जब आप कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू है 1, n की है -1, m की है 1, n की है -1, तो माइनस m का स्क्वायर तो -1 होगा। इसी तरीके से -mn हो जाएगा आपका ओनली 1, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन पहले से, एक माइनस यहाँ से, तो 1 × 1 1 होगा, और यहाँ से हो जाएगा आपका क्या माइनस का 1। तो इन तीनों ही वैल्यूज को आपने यहाँ पे पुट किया, ठीक है, डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर इनके प्लेस पे, तो आपके पास आया ये। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1/4 आएगा, बाहर रख लिया। इस टर्म को भी अब आपको यहाँ पे करना है सॉल्व। अब अगर आप ध्यान से देखो ये फॉर्म बन चुकी है आपकी केस 4 वाली, ठीक है, 1/4 तो कांस्टेंट है, इसे साइड में रखो। ये बन चुकी है केस 4 वाली फॉर्म, जिसमें y के प्लेस पे हम c प्लस mx पुट करते थे, तो यही सब करके थोड़ा सा बचा है, उसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो 1/4 आपका एज इट इज। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था वो फॉर्म थी केस 4 वाली, तो उसके प्लेस पे हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन जो भी आपका था f(x) पर y के प्लेस पे आपको पुट करना है c माइनस mx। तो m की वैल्यू निकाल के आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपका ये आएगा cos x माइनस का c माइनस का x, क्योंकि m की वैल्यू क्या होती है हमारी। यहाँ पे 1/4 आपका एज इट इज
इंटीग्रेशन केस 4, जैसे मैंने आपको बताया था केस फॉर्म की प्रॉपर फॉर्म बन चुकी है, केस 4 की प्रॉपर फॉर्म बन चुकी है, तो उसके प्लेस पे आप कर सकते हो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स, और वाई के प्लेस पे आपको पुट करना है सी प्लस एक्स, ऐसे पुट करते हैं ना वाई के प्लेस पे सी प्लस एम एक्स करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे सी प्लस एक्स के प्लेस पे माइनस सी माइनस एक्स इसलिए आया क्योंकि प्रीवियस वाले में कॉस एक्स माइनस वाई था आपका, तो वो माइनस इसके साथ जाएगा सी प्लस एक्स के साथ। एम की वैल्यू तो 1 थी तो सी प्लस एक्स हुआ वाई के प्लेस पे, तो फिर बाहर माइनस था इसलिए हो गया आपका माइनस का सी माइनस का एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, बचा आपका कॉस सी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अब कॉस सी तो हो गया कांस्टेंट, इंटीग्रेशन आप सिर्फ dx का करोगे तो कॉस सी कांस्टेंट, dx का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो x आएगा। यहाँ पे c को हम ऐसे ही नहीं छोड़ते, c को हम x और y के टर्म्स में लिखते हैं, तो जब y था c प्लस एक्स तो c हो जाएगा अब आपका y माइनस एक्स, तो c के प्लेस पे y माइनस एक्स रखा। 1/4x कॉस x माइनस वाई, ये क्या हो चुका है आपका पर्टिकुलर इंटेग्रल I2 का। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक काम और करना है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल, तो ये दोनों चीजें हमारी निकल चुकी हैं। पर्टिकुलर इंटेग्रल में क्या करोगे, जैसे ये था I2 वाला, I1 और I2 को प्लस करके पर्टिकुलर इंटेग्रल आएगा, और उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को और प्लस करके आपका आएगा कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसी के साथ कंप्लीट होते हैं हमारे एक्सरसाइज 4.1 के एग्जाम्पल्स। काफी शॉर्ट एग्जाम्पल्स भी थे, लेंथी भी थे। लास्ट के जो 2 एग्जाम्पल्स आपके काफी ज्यादा लेंथी है, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना था कि अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको ज्यादा टाइम ना लगे करने में। ठीक है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो फटाफट याद आता रहेगा, करते रहोगे। इसके बाद एक्सरसाइज 4.1 जो आपको ट्राई करनी है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का बेसिक, साथ ही करेंगे उसके एग्जांपल्स। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेक्चर को लाइक कर देना, और जिनको भी नीड है इस टाइप के लेक्चर्स के उनके साथ शेयर जरूर करना। टिल देन स्टे ट्यून।